जय हिंद फ्रेंड्स। गुप्त शासन के अगले चरण में हम लोग देखने वाले हैं स्कंद गुप्त को, और इसी वीडियो में लगभग हम गुप्त शासन खत्म करके परवर्ती जो गुप्त हैं उनको भी खत्म कर देंगे। स्कंद गुप्त का एक और नाम मिलता है क्रमादित्य और शक्रादित्य। इसका जो शासन काल रहा है वो लगभग 455 से 461 ईस्वी तक, यानी 5 से 6 साल इसका जो शासन काल रहा है वो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे इसने सबसे पहले हुणों से इसका युद्ध हुआ, यानी इसके काल में एक युद्ध हुआ हुण आक्रमण, जिसके स्कंद गुप्त क्या हुआ, जिसमें स्कंद गुप्त विजयी हुआ पहले आक्रमण में। ठीक, कहां से इसकी जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी अभिलेख से। इसकी जानकारी कहां पर मिलती है? भीतरी अभिलेख, जो कि कहां से है? जूनागढ़ या भीतरी अभिलेख इसको बोलते हैं। जूनागढ़ में कौन सा अभिलेख है? भीतरी अभिलेख, जहां से इसकी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद एक और हुण आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण हुआ जिसमें स्कंदगुप्त विजयी हुआ। कहां से पता चलता है? जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख से। अगला जो आक्रमण हुआ ये तोरमड़ के नेतृत्व में अगला हुण आक्रमण हुआ, और इस हुण आक्रमण में हुण विजयी हुए। इस हुण आक्रमण में कौन विजयी हुआ? हुण विजयी हुए। ठीक है, और हुण जब विजयी हुए तो इन्होंने कहां पर अपना, तो चंद्रभागा नदी के तट पर एक पवैया नामक स्थान है। ठीक है ना, चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन इन्होंने स्थापित किया। स्कंदगुप्त के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। पहली चीज तो ये कि ये कुशल सैन्य संचालक था। कुशल सैन्य संचालक था। दूसरी चीज जो इसके बारे में हमको जाननी चाहिए कि ये आदर्श प्रशासक था। और इसने चीन में अपने राजदूत भेजे कब? 466 ईसा पूर्व। यहां पर एक चीज मिस हो गया था, ये 467 ईस्वी तक। तो 466 ईस्वी में इसने चीन में क्या भेजे थे? चीन में अपना राजदूत भेजा था। तो स्कंदगुप्त और गुप्त से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो यहां पर आपकी आज खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम परवर्ती गुप्त पढ़ते हैं, यानी कि इनके बाद जो लोग आए हैं, यानी जब गुप्त शासनकाल अपने ढलान पर था। क्योंकि गुप्त ने इतने ज्यादा युद्ध लड़ लिए कि इसकी जो इकोनॉमी है वो खत्म हो गई। इसके पहले मौर्यों ने ज्यादा युद्ध नहीं लड़े, इस वजह से मौर्य शासन खत्म हुआ, और गुप्तों ने ज्यादा लड़ लिया, इस वजह से उनका शासन खत्म हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। न बहुत ज्यादा बोलना चाहिए और न बहुत ज्यादा चुप रहना चाहिए। यानी सब जब जरूरत पड़े तब जवाब दीजिए, जरूरत नहीं है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या है कहावत, क्या है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भरा न बरसना, अति की भली न धूप। आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम परवर्ती गुप्त पढ़ेंगे। परवर्ती गुप्त, इसमें जो सबसे पहला शासक हुआ उसको हम बोलते हैं पूर्वगुप्त। पहला शासक कौन हुआ? पूर्वगुप्त। और इसने वैष्णव धर्म छोड़ दिया। इसने क्या किया? वैष्णव धर्म छोड़ दिया। वैष्णव धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। पूर्वगुप्त के बाद क्या कौन है? बुद्धगुप्त। नाम में ही पता चल गया ये कौन सा शासक था, इसने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध। अगला जो है ये है नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त ये कौन था? ये भी बौद्ध मतानुयायी था, और इसने हुण शासक थे मिहिरकुल, जो कि तोरमड़ था उसका पुत्र था मिहिरकुल को हराया था इसने। किसने? नरसिंहगुप्त ने। अगला जो आता है वो भानुगुप्त आता है, और भानुगुप्त बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी के काल का क्या है? एरण अभिलेख है। और इसमें हमको एक बात पता चलती है, एरण अभिलेख में बात ये पता चलती है कि इसका मित्र था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज इसके लिए युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, यानी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी है, गोपराज की जो पत्नी थी, गोपराज की पत्नी ने आत्मदाह कर लिया था। तो
सबसे पहला जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो हमको एरण अभिलेख में यही मिलता है। इसीलिए जो भानुगुप्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, और भानुगुप्त के बाद जो गुप्त शासन काल है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम और जो वंश हुए हैं इस दौरान हम उनके चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।